मैं शुरुआत सुनील भाई आपसे इसलिए कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन ने जोरदार ढंग से अपनी बात रखी। और एक बात क्या हो गया कि कल राहुल गांधी के भाषण की आंधी में बहुत अच्छे अच्छे और भाषण हुए। महुआ मैत्रा का एक्सीलेंट भाषण। मैं ईमानदारी बताऊं, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ए राजा इस तरह का भाषण करेंगे। ए राजा अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कह रहे हैं कि हाँ मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, लेकिन एक व्यक्ति जो प्रायोजित था और उसका नाम लेके बोले, जो विनोद राय, जिसने 1,76,000 करोड़ का एक प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत काम किया था, तो मुझे मुझे ये लग रहा है कि इससे बड़ा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। ये बात मैं आपसे इसलिए सुनील जी इस बात को कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पहले उसमें, मतलब मुझे लगता है कि बहुत तब की ओर खिल रहा है। उसमें जो बाइंडिंग इफेक्ट थे, लोग रोज सुबह से चलते थे हम लोग कि तृणमूल कांग्रेस अलग है और बनता, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से इंडिया गठबंधन में इस समय सबसे बाइंडिंग इफेक्ट और सबसे जोरदार ढंग से वो कर रही है, वो भी देखने वाली बात है। तो सुनील जी, पहली प्रतिक्रिया, मोदी जी के पास कुछ कंटेंट नहीं है। मोदी जी, मैं तब से कर रहा हूं वही वो पुराना उनका तुष्टीकरण का प्रयास, हिंदू मुस्लिम, वही एक दो उनके पास रिकॉर्ड है, उसी को बजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं से भी इफेक्टिव नहीं है। सुनील जी, पहली आपकी प्रतिक्रिया कल से आज तक का जो भी कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद आनंद जी। कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूरी तरह से विपक्ष की राजनीति का टोन सेट कर दिया। हालांकि यह टोन उन्हें भी चुनाव प्रचार के दौरान ही दे दिया था, लेकिन संसद में कल जो उनका भाषण हुआ वह बहुत ही प्रभावशाली था और सीधे सीधे जनता को प्रभावित किया उसने। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ दल ने तमाम कोशिशों के बाद भी उसको बेअसर नहीं कर पाई। अगर आप सोशल मीडिया के आंकड़ों को देखेंगे, डिजिटल आंकड़ों को देखेंगे, तो राहुल गांधी को सुनने वालों की तादाद और उनको खारिज करने के लिए किए जा रहे प्रयास, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रधानमंत्री जी का मैंने आपके कार्यक्रम के आने के पहले तक भाषण सुना, शुरू से लेकर के अब तक का। जो भी सवाल उठाया था राहुल गांधी ने, उसका किसी का जवाब उन्होंने नहीं दिया। और जो बातें उन्होंने कही वो प्रभावशाली हो सकती थी, बशर्ते उसमें भी कंटेंट होता। अगर आप ये कहते हैं कि 2014 के पहले इस देश में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लोग स्वीकार कर लेंगे इसको। बशर्ते आप ये बताइए कि 2014 से लेकर के 2024 के बीच में कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने सजा करा दी, किन किन लोगों को आपने कानूनन दंडित कर दिया, किन किन जिनके ऊपर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनसे आपने एक राजनीतिक दूरी बना ली। कुछ भी नहीं हुआ। विपक्ष ने जो आरोप आपके ऊपर लगाए उसका कोई जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आपके भाषण के दौरान, प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान मणिपुर को लेकर के नारे लग रहे हैं, न्याय दो न्याय दो। आप उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अरुणाचल का चुनाव हमने जीत लिया और लोकसभा में पूरा पूर्वोत्तर आप हार गए। आज बोला तो गोगोई ने कि उत्तर पूर्व में आपकी क्या दशा हुई है, आंकड़े देख करके बताया। आपकी बात, आपके सभी वही पुरानी बातों को धक्का दोहरा कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था, 10वीं अर्थव्यवस्था से हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने यह आप पे जुमला हो गया। अगर आप 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, आपकी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ गया है, तो उससे आम आदमी को कितना फायदा हुआ? आम व्यक्ति के जीवन में कितने गुणात्मक परिवर्तन आ गए, उसकी आर्थिक गतिविधियां कितनी बढ़ गई, इसका तो कोई जवाब आप नहीं देते। उसकी क्रय शक्ति कितनी बढ़ गई, इसका कोई जवाब आप नहीं देते। एक नारा आपने दिया कि हम 10वीं से 5वीं हो गए और दूनी गति से हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 370 के ऊपर सवाल उठाया राहुल गांधी ने भी कि आपने खत्म करने पे, जिस राज्य के हित में आपने एक कदम उठाने की बात कही थी, उस राज्य में आप चुनाव लड़ने भी नहीं गए। और आप ये दावा कर रहे हैं कि 370 खत्म होने के बाद वहां पूरी तरह से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है और पत्थरबाजी घटनाएं नहीं हो रही हैं। क्या इसको लोग स्वीकार कर लेंगे? जिनके परिवारों के लोगों की शहादत हो रही है वहां, उसको लोग मान लेंगे? वहां अमन चैन हो गया है। तो आप जो नैरेटिव आप बनाना चाहते हैं वो नैरेटिव बनने से रहा। क्यों? कि उसके पक्ष में आपके पास कोई आधार नहीं है।
राहुल गांधी ने जितने भी सवाल पैदा किए, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे अग्निवीर का सवाल हो, चाहे एमएसपी की कानूनी दर्जा देने का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, किसी का जवाब उनके पास नहीं है। और उन राहुल गांधी के द्वारा जो उठाए गए सवाल हैं, वो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। लोग उन सवालों का समाधान चाहते हैं आपसे। वो कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मणिपुर के हिंसा को लेकर के सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मणिपुर जाने तक का साहस आप नहीं जुटा पाए, मणिपुर के लोगों से संवाद करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाए। नीट के सवालों को लेकर 23 लाख बच्चे सड़क पर हैं, कोई सरकार होती है वो कि उसी देश के 23 लाख बच्चे सड़क पे हों और सरकार उनसे संवाद भी ना कायम करे, उनके परिवार के लोगों को विश्वास में लेने का प्रयास न करे, उनको यही विश्वास देने का प्रयास न करे कि सरकार उनके साथ है, देश उनके साथ है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत उनके साथ है। जो उनके मन में आक्रोश है, जो उनके मन में उठने वाले सवाल हैं, उसका समाधान किया जाएगा। आप बात भी नहीं करेंगे और आप ये भी आप कोशिश करेंगे कि जो आप नैरेटिव चलाना चाहते हैं उसको लोग स्वीकार कर लेंगे। जो बात विपक्ष ने और एक तरह का भाषण, जिन 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 सवालों को उठाया राहुल गांधी ने, उससे आगे बढ़कर क्या राजा ने बातें कही, उसी तरह के सवाल जो आपने बात कही कि सांसदों के सस्पेंशन को लेकर के क्या शानदार भाषण दिया महुआ मोइत्रा ने कि आप जिनको निकाल रहे हैं, उन्होंने कहा तो कि आपने हमको निकाला था और आपके 63 सांसदों को जनता ने अस्थायी रूप से बैठा दिया, हम तो आ गए, जब कृष्णानगर की जनता ने हमको चुन करके भेज दिया, आपके 63 लोगों को बैठा दिया और आपको हम जवाब देंगे। यह आक्रामकता जो विपक्ष के पास आई है, वह राहुल गांधी की राजनीति का असर है। राहुल गांधी ने जो विपक्ष की राजनीति को लोगों के बीच ले जाकर की विश्वसनीयता अर्जित की और उसका प्रदर्शन किया संसद के भीतर, वो उसका कोई कार्ड बीजेपी के पास नहीं है। अगर बीजेपी के लोग राहुल गांधी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो यह जो उनका 10 साल से चलने वाला गाना है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये वही पुराने तुष्टिकरण की जगह संतुष्टिकरण। किसको संतुष्ट कर दिया आपने? 1 साल तक किसान सड़क पे रहा और आपको कानून वापस लेना पड़ा। आज विद्यार्थी आंदोलनरत है, आज भी किसान आंदोलनरत है राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर। तो किसको संतुष्ट कर दिया? जो 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 बेरोजगारी के नाम पर युवा नाराज है। आप कहते हैं कि साहब हमने 1 लाख महिलाओं को करोड़पति लखपति बनाने का सपना देखा। लखपति बनाने का क्या मतलब? 6,000 रुपए महीने की आमदनी, और ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। 6,000 रुपए की आमदनी देना चाहते हैं और आपका कहना है कि हम एक लाख महिला, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना चाहते हैं। ये सरकार का लक्ष्य, और वह सरकार जो कर रही है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 2 कंट्राडिक्टरी बातें तो नहीं हो सकती। अगर आप तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो इस देश की हर महिला लखपति बन जानी चाहिए। क्यों नहीं बन जानी चाहिए? केवल 1 करोड़ क्यों? और 6,000 की आमदनी का लक्ष्य क्यों? 6,000 रुपए महीने का की आमदनी, और उसका भी आप ढिढोरा पीट रहे हैं, क्योंकि करोड़ और लखपति सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब आप उसकी व्याख्या करेंगे कि साहब लखपति का प्रति महीने प्रति माह कितनी आमदनी, प्रतिदिन कितनी आमदनी? 200 रुपए। 200 रुपए की एक सीमित संख्या में 1 करोड़ महिलाओं को देकर क्या करना? आप इसका ढिढोरा पीटेंगे, लोग मान भी जाएंगे। तो राहुल गांधी का जो सवाल था, राहुल गांधी का जो भाषण था, वो जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के केंद्रित था। भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की राजनीति को लेकर केंद्रित था। उस भाषण को लेकर के उसके अलग अलग व्याख्या करने की कोशिश की। लोगों ने सुना नहीं उसे, क्योंकि आज वो दौर चला गया कि आप कुछ भी बताते थे, लोग सुन लेते थे। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी के भाषण से विपक्ष ने संसद और संसद के बाहर अपनी राजनीति की दिशा तय कर दी है और वो उससे हटने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान भी जो इस तरह का किनारेबाजी अभी भी चल रही है, अगर हम अपने दर्शकों को दिखा सके, वह लगातार चल रही है और वह बेजा सवाल नहीं है। अगर वह मणिपुर को लेकर के न्याय की मांग कर रहे हैं तो इसको कैसे खारिज कर देंगे आप? पहला बयान प्रधानमंत्री का इस पे होना चाहिए था
कि अब मणिपुर को लेकर के जो लोगों के मन में चिंताएं हैं उसका समाधान मेरे पास है, हम ये प्रयास कर दिए नई सरकार बनने के बाद। जी आप कहते रहिए कि लगातार तीसरी बार हमको जनादेश मिला है। सर जनता ने आपको जनादेश नहीं दिया।